लेफ्ट पार्टियों ने कैसे बढ़ा दी है तेजस्वी यादव की टेंशन, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी क्या महागठबंधन में शामिल किए जाएंगे, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है ये समझाएंगे। साथ ही मुकेश साहनी जो लगातार दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके साथ देर रात मीटिंगें चल रही हैं, मगर तेजस्वी यादव को उन पर भरोसा नहीं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज कुल मिला के जो हमारी तीनों खबरें हैं वो तेजस्वी यादव महागठबंधन के इर्द गिर्द ही हैं। शुरुआत करते हैं लेफ्ट पार्टियों के बारे में, जिनका एक लंबा आधार रहा है बिहार में और लंबी दोस्ती भी रही है लालू यादव से और उनकी पार्टी आरजेडी से। मगर इस चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि वो 40 से 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी महागठबंधन से, जिसको लेकर तेजस्वी असहज हैं, 20 देने को तैयार हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या चल रहा है? लेफ्ट पार्टियां क्या कांग्रेस वाले मोड में आ चुकी हैं? देखिए, लेफ्ट पार्टी कल से ही इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है, और जहां तक लेफ्ट के नेता, खासतौर पर सीपीआई-एमएल के नेता का सवाल है, तो वो तो दावा ये कर रहे हैं कि मेरी तैयारी 55 से 60 सीटों पर। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आज कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में बहुत सारी बातें होनी हैं। अभी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग चल भी रही है, तेजस्वी यादव उसमें शामिल होंगे, उसमें कांग्रेस के तरफ से भी लोग शामिल होंगे और निश्चित तौर पर लेफ्ट के नेता भी शामिल होंगे। अब लेफ्ट को लग रहा है कि अगर अब दबाव नहीं बनाया गया तो कब बनाया जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस जितनी ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है उससे कहीं ज़्यादा जनाधार लेफ्ट ने अपना साबित किया है, और सीपीआई-एमएल ने तो साबित किया है। तो सीपीआई-एमएल अगर पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटें मांग रही हैं तो उसमें गलत क्या है? मुझे उसमें गलत दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी उतनी सीटें देंगी, क्योंकि देखिए सीपीआई-एमएल भी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स करती है, उसके पास कोई ये विकल्प नहीं है कि वो राइट साइड में जा सकती है, मतलब बीजेपी के साथ जा सकती है। तो मेरी जानकारी में आरजेडी के भीतर ये माहौल है कि सीपीआई-एमएल को भी 20 से ज़्यादा सीटें नहीं देनी है जितनी कि हमने पिछली बार दी थी, और कुल मिलाकर के 29-30 से ज़्यादा नहीं देना है। पर पूरा लेफ्ट 45 सीट पर अड़ा हुआ है, और जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहा है उसका मतलब आप समझ सकते हैं, खास तौर पर तब जब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और उससे पहले लेफ्ट इस तरह की बात कर रहा है, तो ये हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लेफ्ट चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा सीट मिले, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, हमें कम नहीं आंका जाए, हमारी मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाया जाए, हमारी वफादारी का फ़ायदा नहीं उठाया जाए। और लेफ्ट को लगता है कि चूंकि हमारे जो काडर के लोग हैं वो उत्साहित होंगे अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हमें फैलने का अवसर मिलेगा, हमारे कई सारे कैडर जो पार्टी के लिए वफादार हैं उनको भी लड़ने का मौका मिलेगा, और इसलिए लेफ्ट के नेता ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। पर सबसे बड़े घटक दल के लिहाज से आरजेडी की जिम्मेदारी है कि वो कितनी सीटें लेफ्ट को देती हैं। मेरे सूत्र ये बताते हैं कि सीपीआई-एमएल को 20 से ज़्यादा सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं, मगर मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास रहना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि महागठबंधन जो ये मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सीपीआई-एमएल जब आरजेडी के साथ मिल जाती है तो आरजेडी की ताकत बढ़ती है। सीपीआई-एमएल में भी कई जातियों का जनाधार है जिससे आरजेडी गठबंधन मजबूत होता है। तो सीपीआई-एमएल भी अपना दावा ठोस तरीके से पेश करती है, तो तेजस्वी यादव शायद कंसिडरेट हो सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, फिलहाल जो आरजेडी के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले जो मूड है, मेरी कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे काफ़ी नज़दीक हैं, विचार विमर्श करते हैं, पार्टी की नीतियों को समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि हम सीपीआई-एमएल को 20 से ज़्यादा टिकट देने की नहीं सोच रहे। बिल्कुल, आप महागठबंधन के जनाधार बढ़ाने की बात कर रहे थे, विस्तार की बात कर रहे थे, तो इस कोशिश में एक और सदस्य हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी लगे हुए, उनकी पार्टी भी लगी हुई है कि महागठबंधन में हम शामिल हो जाएं।
महागठबंधन क्या सोच रहा है उनको लेकर, क्योंकि पिछली बार तो देखिए, नुकसान किया अच्छा असुद्दीन खासा। ओवैसी ने एक वो कहते हैं ना, सियासत में आप अपने कार्ड्स फेंकते हैं, आप अपने पत्ते फेंकते हैं, और आपको लगता है ऐसा अवसर है, इस अवसर पर इस पत्ते को फेंकने से हमारी जीत सुनिश्चित है। और सियासत एक तरह से शतरंज की चाल है, आप चलते हैं, काउंटर मूव होता है, आपकी चाल होती है, उसका जवाब आपके काउंटर पार्ट देते हैं। सवाल ये उठता है कि पार्टी के भीतर, घटक दल के भीतर भी बहुत तरह की राजनीति होती है। अब असुद्दीन ओवैसी को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा इमेज थोड़ा बदला है, क्यों ना इसको भुनाया जाए। असुद्दीन ओवैसी को लगा कि अब हमें लोग नेशनलिस्ट कहते हैं, इवन बीजेपी अब हमें राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकती, तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। इसलिए असुद्दीन ओवैसी ने एक पासा फेंक दिया कि हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाओ, हमें अछूत मत रखो, और महागठबंधन का हिस्सा बनाओगे तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा। अब असुद्दीन ओवैसी को लगा कि दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है, अगर बना लिया तो भी हमें सीटों का फायदा होगा, नहीं बनाया तो हम मुसलमानों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि मेरी क्या गलती है, मैं तुम्हारी बात करता हूं, यही मेरी गलती है, ये लोग मुझे राजनीतिक रूप से अछूत क्यों मानते हैं, मैं आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए मुखर रहता हूं इसलिए ये मुझे गलत मानते हैं, इसलिए मेरा साथ नहीं लेते हैं, मैं मुसलमान हूं इसलिए अछूत हूं, आप बीजेपी को गलत समझते हो, ये लोग कहां सही हैं, इस तरह की बात करेंगे। और सौरभ, मैं आपको एक बात बता दूं कि दरअसल आरजेडी के भीतर जो मूड और मिजाज है, जो मेरी आज सुबह बात हुई है, आरजेडी ये मानती है कि असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में लेने का कोई फायदा नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म में और ज्यादा नुकसान होगा। उनको लगता है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद जो सरकार ने ये बिल पेश किया, पास हो गया, इसके बाद मुसलमान अपना वोटों का बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन होना चाहिए, लेफ्ट के साथ हमारा गठबंधन होना चाहिए, असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं भी होगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमानों में कंसोलिडेशन हुआ है, वो एकजुट हुए हैं और वो ऐसी ताकत को वोट देंगे जो बीजेपी के विरोध में खड़ा होगा, और बीजेपी के विरोध में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ही खड़ा है। इसलिए असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना मतलब बिहार में उनको सजा करके प्लेटर में सब कुछ सौंप देना है, और यह अपने लिए घातक होगा। कोई और राजनीति में स्टेक होल्डर बढ़ जाए और सत्ता में भागीदारी मांगे तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, यह शुभ संकेत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यह मुस्लिम वोट बैंक का ठेकेदार बन जाएगा और यह हमारे लिए कतई ठीक नहीं होगा। इसलिए आरजेडी कैंप में इस तरह का मूड है कि हमको किसी भी हालत में असुद्दीन ओवैसी से बचना चाहिए, हमको उन्हें सीट नहीं देना चाहिए, मुसलमान हमें वोट करेगा ही। वक्फ संशोधन बिल पे हमने जोरदार तरीके से बात की है, कुछ नाराजगी होगी तो कांग्रेस भी हमारे साथ होगी, और कांग्रेस और हमारे साथ होने और लेफ्ट के साथ होने की वजह से, क्योंकि हम तीनों ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा करारा जवाब दिया है बीजेपी को, इसलिए हमें बीजेपी के काउंटर में सबसे आगे देखने की वजह से मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें वोट करेंगे। इसलिए असुद्दीन ओवैसी को साथ नहीं लेने का हमें कोई नुकसान नहीं होना है। अगर हम साथ लेंगे तो आने वाले समय में और नुकसान होगा। असुद्दीन ओवैसी हमारे ही वोट बैंक पर ज्यादा ताकतवर बनेंगे, कल को हमारे साथ ही और ज्यादा सीटों को लेकर के अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, भागीदारी मांगेंगे, बिहार में उनका पैर पसरेगा, हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेंगे। इसलिए हम मुसलमान के वोट के ठेकेदार के रूप में असुद्दीन ओवैसी को पनपने नहीं देंगे, और इसीलिए आरजेडी को ऐसा लगता है कि असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में कोई जगह नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने आपको बताया सौरभ कि आरजेडी के कुछ नेता हमें बता रहे थे कि
हमारी पार्टी में असुद्दीन ओवैसी को लेकर के इस तरह का मूड है, मिजाज है, उनको लेने की कोई बात अभी तक नहीं है। इसलिए आप लोग इस बात को हवा मत दीजिए कि असुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। भले ही उनके प्रदेश अध्यक्ष दावा करते हो, पहले उनका आरजेडी से संबंध रहा हो, आरजेडी इस तरीके से इंडिकेट करती रहेगी कि हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम असुद्दीन ओवैसी को अपने साथ नहीं चाहते हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि असुद्दीन ओवैसी को पैर फैलाने का अवसर बिहार में नहीं दिया जाए। बिल्कुल। अब मगर इसके लिए ओवैसी का जवाबी जो बयान है वो अभी इंतजार करिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, असुद्दीन ओवैसी हर भाषा बोलने में काफी निपुण है। विदेश गए तो उन्होंने भारत के लिए जो कुछ बोला, उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जब देश में बोलते हैं तो मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। अब जब वो महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे और जब वो आरजेडी पर अटैक करेंगे, कांग्रेस पर अटैक करेंगे, लेफ्ट पर अटैक करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे वो सुनने में बहुत मजेदार होगा। पर इतना बात मैं बता दूं कि असुद्दीन ओवैसी अभी फिलहाल चुप हैं, प्रयासरत हैं, देख रहे हैं कि महागठबंधन में उन्हें अकोमोडेट किया जाता है कि नहीं। अगर नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर असुद्दीन ओवैसी जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, लेफ्ट के लीडर्स को छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल, उनका बयान तैयार होगा एडवांस में। अब बात कर लेते हैं, ओवैसी साहब की बात कर ली, एक और नेता हैं जो कि फिलहाल महागठबंधन में हैं मगर उनको लेकर शंकाएं चलती रहती हैं। मुकेश साहनी की बात कर रहा हूं मैं। वो आजकल दावा भी करते घूम रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, देर रात तक उनके साथ मीटिंगें भी कर रहे हैं, मगर जानकार कह रहे हैं कि तेजस्वी को उन पर भरोसा भी है नहीं। क्या मामला है? देखिए, आपको एक बात बता दें, मैं बड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि जब मैं इनके कैंप में बात करता हूँ, मुकेश साहनी के कैंप में बात करता हूँ, तो ख़ास तौर पर उनके जो प्रवक्ता हैं वो अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि हम महागठबंधन का अभिन्न हिस्सा हैं, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमें इतनी सीटें मिल रही हैं, लालू जी से बात हो रही है, कल रात भी 2 बजे तक हमारे नेता तेजस्वी यादव के साथ थे। मतलब जिस तरह की बात करते हैं वो ये जताने का प्रयास करते हैं कि हमारे नेता मतलब मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और हमारे नेता बहुत बड़ी भूमिका में चुनाव प्रचार में होंगे, कैंपेन जोरदार तरीके से करेंगे, अति पिछड़ों को रिप्रेजेंट करेंगे और इस बार एनडीए गठबंधन को पानी पिला देंगे। इस तरह की बात मुकेश साहनी कैंप के नेता करते हैं। पर हकीकत बताऊं, जब मैंने आरजेडी में बात की तो आरजेडी में जो तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंट लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका कहना यह है कि अरे भाई मुकेश साहनी हमारे गठबंधन में रहेंगे भी क्या, ये हमें डाउट है। तो मैं वही कह रहा हूं कि मुकेश साहनी दावा कर रहे हैं हम गठबंधन में बने हुए हैं और खुद आरजेडी मान रही है कि हमारे साथ रहेंगे क्या। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरा नाम आप कहीं कोट मत करिएगा, मुझे और मेरे शीर्ष नेतृत्व को पता है कि मुकेश साहनी एनडीए में भी बात बनाए हुए हैं, बात चलाए हुए हैं, अगर उनको डील उधर बेहतर मिल जाएगा तो इधर कभी नहीं आएंगे। और मैं सौरभ एक बात हमेशा आपसे कहता हूं कि उनके वोटर्स के लिए, जो मुकेश साहनी है, उनके वोटर्स के लिए बड़ी सहज स्थिति हो जाती है जब मुकेश साहनी एनडीए में रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वोट इनको मिलता है, सफलता इनकी अच्छी खासी होती है और जब भी ये एनडीए से बाहर आकर के चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं ये सफल नहीं होते, असफल होते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि जिस जाति उपजातियों का कलेक्शन ये बताते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं, अगर आप उनके तमाम सिंबॉलिक चीजों को देखें जिसको वो मानते हैं, पूजते हैं, सहारा लेते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुत्व के तमाम सिंबॉलिक चीजों के बेहद करीब हैं। तो इसलिए
उनको बीजेपी बहुत अच्छा लगता है, उनको जो हिंदुत्व के विचार हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको बीजेपी को वोट देना ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। लेकिन मुकेश सहनी अगर कहेंगे कि आरक्षण भाजपा दे दे तो मैं जान दे दूंगा, तरह तरह की बात कर रहे हैं। पर जब मैंने महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम लोग को इन पे कोई भरोसा नहीं है, ये उधर बात कर रहे हैं, इनको कितनी हम सीटें देंगे ये तो बात का विषय है, लेकिन क्या ये हमारे साथ बने रहेंगे इसकी गारंटी क्या है। अब मुकेश सहनी के बारे में आप पता कर लीजिए, पिछली बार भी 2020 में वो तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे। तेजस्वी यादव से जो उनकी अपेक्षा थी उनकी पूरी नहीं हुई, तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो ये कह करके उठ गए कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया है। और पटना की सड़कों पर जब डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे थे तो फिर बीजेपी का फोन आ जाता है, बीजेपी का वो हिस्सा बन जाते हैं, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें सीटें आवंटित की जाती हैं। ये बात और है कि बीजेपी अपने कुछ नेताओं को, उम्मीदवारों को उनके सिंबल पे लड़ाती है और इनको 1.5 साल के लिए एमएलसी बना देती है। 1.5 साल के लिए ये एमएलसी बनते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बीजेपी के विरोध में कैंपेन करने लगते हैं, वहां भी अपनी जाति के लोग को संगठित करने लगते हैं। और यही बात बीजेपी को नागवार गुजरती है तो इनका मंत्री पद छीन लिया जाता है। एमएलसी का पद जो 1.5 साल के लिए दिया गया था उसके बाद इनको कुछ दिया नहीं जाता है। तो आप समझ लीजिए फिर क्या हुआ, उसके बाद से ये अलग दिखाई पड़े हैं और अभी तक बीजेपी से दूर हैं। मैं परसों भी आपको बताऊं, परसों भी बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझे बताया था, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मुकेश सहनी के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बंद नहीं हुए। आप एकदम इस बात को लेकर के हैरान और परेशान मत होइए। मुकेश सहनी जैसे नेता जब तक चुनाव के समय तक किसी के साथ ना हो जाए तब तक बिल्कुल यकीन मत मानिए कि वो गठबंधन में है या एनडीए में, क्योंकि वो डील करेंगे, बेहतर डील जिसके साथ होगा उसके साथ वो जाएंगे। और जहां तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए में भी उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। अब समझिए, जिसके साथ मुकेश सहनी को गठबंधन करना है आरजेडी, वो भी भरोसा नहीं कर रही है। बात रही बीजेपी का, तो बीजेपी भी मुकेश सहनी को लेकर के होपफुल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कई बार कह चुके हैं कि मुकेश सहनी रात के अंधेरे में हमसे बात करते हैं। तो इन बातों के कई मायने, और मुकेश सहनी अपना कार्ड बहुत बढ़िया से खेल रहे हैं। कई लोगों को उन्होंने अपने दल में शामिल भी कराया है। पहले कभी जेडीयू के प्रवक्ता रहा करते थे डॉक्टर सुनील सिंह, वो मुकेश सहनी की पार्टी में आ गए हैं। बीके सिंह दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे, आईपीएस थे, वो भी मुकेश सहनी की पार्टी में जा चुके हैं। एक और आईपीएस जिन्होंने वीआरएस ले लिया, वो भी मुकेश सहनी की पार्टी में जा चुके हैं। तो कई लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी किसके साथ शामिल होने जा रहे हैं इसको लेकर के कंफ्यूजन बरकरार है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कभी भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिएगा कि मुकेश सहनी महागठबंधन का अभिन्न हिस्सा है। नहीं, यह ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं है। आरजेडी खुद उन पर भरोसा नहीं करती। आरजेडी के बड़े नेताओं ने मुझे बताया है, वही बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और एनडीए में बीजेपी होपफुल है कि मुकेश सहनी हमारी तरफ आने जा रहे हैं, इसलिए मुकेश सहनी दिख रहे हैं महागठबंधन में, बात हो रही है बीजेपी के साथ। और ये चीज आरजेडी को पता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी के कुछ नेताओं ने मुझे बताई है। इसलिए आरजेडी को भी उतना भरोसा मुकेश सहनी पर नहीं। बिल्कुल, तो ये है मुकेश सहनी का स्टेटस। कुछ भी मतलब क्लियर नहीं है कि वो करने क्या वाले हैं, और जिस पार्टी, जिस गठबंधन के साथ वो इस वक्त हैं, वो भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। तो यही है बिहार और बिहार की राजनीति। आने वाले समय के साथ धीमे धीमे चीज़ें सामने आएंगी कि ओवैसी साहब कहाँ सेटल होते हैं कि नहीं होते हैं, एकला चलो की राह पर चलते हैं, लेफ्ट पार्टियों को कितनी सीटें मिलती हैं, मुकेश सहनी किस करवट जाते हैं। तो ये सब समय के साथ धीमे धीमे खुलेगा। बाकी जो हमारे तक रिपोर्ट्स आ रही हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए राग बिहारी, TV9 डिजिटल। शुक्रिया।